आज के इस वीडियो में अपन जनगणना 2027 का विश्लेषण करने वाले हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 करवाने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में कुछ वित्तीय प्रावधान किए हैं और कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना 2027 के लिए डिजिटल उपकरण और मैस्कॉट्स यानी शुभंकर लॉन्च किए हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, पुरुष का जो प्रतीक है वह है तो उसका तो नाम है विकास, और जो महिला जो शुभंकर है उसका नाम रखा गया है प्रगति। जो इस जनगणना के महत्वपूर्ण क्या है, शुभंकर है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये गृह मंत्री के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उसका जो कटिंग है, ये गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है इसको। तो देख लेते हैं एक बार विस्तार से ही जनगणना 2027 के बारे में क्या कुछ खास है इसमें। जनगणना 2027 यानी सेंसस 2027 केंद्र सरकार की जनगणना 2027 में आयोजित करने को मंजूरी देती है। यानी केंद्र सरकार है वो जनगणना 2027 करवाने के लिए उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक में इसको मंजूरी दे दी है। इसके लिए 11,718.24 करोड़ का वित्तीय प्रावधान रखा गया है। यह निर्णय 12 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। यानी जनगणना जो करवाने का निश्चय लिया गया है 19 से 12 दिसंबर को लिया गया है 25 को, यानी 12 दिसंबर 2025 को लिया गया है दोस्तों। इसके अलावा इसमें 11,718.24 करोड़ का वित्तीय प्रावधान है और यह जनगणना 2027 में करवाई जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि 2027 जो जनगणना है वह स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है और कुल मिलाकर 16वीं जनगणना है, जो कि एक महत्वपूर्ण अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, भारत की जनगणना का इतिहास देख लेते हैं। भारत की जनगणना का इतिहास काफी पुराना है दोस्तों। भारत की जो जनगणना है उसका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी विवरण देखने को मिलता है। जो कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें भी मतलब जनसंख्या के बारे में साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन उस टाइम जो जनगणना होती थी सिर्फ और सिर्फ कराधान यानी टैक्स वसूलने के लिए हुआ करती थी। उसके बाद में जब औपनिवेशिक काल आया, यानी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने यहाँ पर आई, तब 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में सबसे पहली बार जो है वो जनगणना शुरू की गई थी। लेकिन दोस्तों ये जनगणना पूरे एरिया में नहीं हुई थी और रेगुलर भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद में 1881 के अंदर भारत में पूरे भारत में एक साथ क्या हुआ था, जनगणना शुरू हुई थी। इसे आधुनिक जनगणना की शुरुआत माना जाता है। 1881 के बाद में भारत में हर साल 10 साल के अंतराल पर जनगणना करवाई जाती है। आज़ादी के बाद में 1951 से अब तक अपन जो है वो लगातार जनगणना करवाते हुए आ रहे हैं, जिसके लिए भारत सरकार ने जनगणना अधिनियम 1948 भी बनाया है। और इस अधिनियम के तहत पहली बार जनगणना 1951 में हुई थी, जो कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना है। इसके बाद 2011 में 15वीं राष्ट्रीय और आज़ादी के बाद में 7वीं जनगणना थी। उसके बाद 2021 में जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। जिसके बाद अब ये 2027 में करवाई जा रही है। इस जनगणना के लिए विधायी और बजट संबंधी विवरण देख लेते हैं। दोस्तों ये जनगणना 2027 के लिए ऊपर फोकस रखी गई है, 2027 के ऊपर। इसके लिए 11,718.24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब इस जनगणना करवाने का महत्व क्या है? यह देश की 16वीं जनगणना है और आज़ादी के बाद होने वाली 8वीं जनगणना है। ये डेटा अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखना दोस्तों। अब कानूनी प्रावधान क्या है? भारत के अंदर भारत सरकार द्वारा बनाया गया जनगणना अधिनियम 1948 बनाया हुआ है और जनगणना अधिनियम 1990 बनाया हुआ है। इन अधिनियमों के तहत ही भारत की जनगणना 2027 आयोजित करवाई जा रही है। पिछली जनगणना 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस संपन्न नहीं हो पाई थी, इसको स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं इस जनगणना में क्या कुछ खास है।
दोस्तों ये जो जनगणना है वो भारत की सबसे पहली डिजिटल जनगणना है, यानी ऑनलाइन डेटा इसमें ट्रैकिंग होगा, जिसके लिए भारत सरकार ने अलग से मतलब सेल जारी बनाए हैं, जिसके लिए डेटा का संग्रह किया जाएगा, डेटा कलेक्शन किया जाएगा। इस संग्रह के लिए निम्न मतलब जो सिस्टम है वो डेवलप किया गया है, जैसे डेटा कलेक्शन का सिस्टम। डेटा को मोबाइल एप्लीकेशन जिसमें एंड्रॉयड और आईओएस दोनों ही शामिल है, उसके थ्रू एकत्रित किया जाएगा, यानी डेटा को ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा, कलेक्शन किया जाएगा डेटा का। नंबर 2 पर प्रबंधन एवं निगरानी की जाएगी। संपूर्ण प्रक्रिया को वास्तविक समय में प्रतिबंधित और निगरानी करने के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, CMMS यानी जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली। इसके अलावा HLB क्रिएटर यानी प्रभारी अधिकारियों के द्वारा हाउस लिस्टिंग यानी HLB क्रिएटर वेब मैप एप्लीकेशन का उपयोग भी किया जाएगा, जिसके अंदर जो अधिकारी या प्रभारी है वो हाउसेज की लिस्टिंग करेंगे, यानी कितने हाउसेज किस पर्टिकुलर एरिया में है उसके लिए लिस्ट भी बनाई जाएगी। इसके अलावा इसके अलावा दोस्तों इसमें खास बात यह है कि भारत सरकार ने इस जनगणना में सेल्फ एम्यूनरेशन का जो प्रावधान है वो भी किया है, यानी जो परिवार के मेंबर्स है वो खुद भी अपनी जानकारी को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं पोर्टल के ऊपर। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्यूनरेशन बोलते हैं। यह जनगणना 2 चरणों में आयोजित होगी। 2 चरणों में प्रथम चरण कब से कब तक होगा? 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक, यानी अप्रैल और सितंबर के माह में होगी। इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर हाउस लिस्टिंग होगी, मकानों की सूची बनेगी और जो है वो आवासों की गणना की जाएगी। यह चरण राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सुविधा के अनुसार 30 दिनों की अवधि में पूरा किया जाएगा, यानी 1 महीने के अंदर ये काम करना पड़ेगा। नंबर 2, द्वितीय चरण शुरू होगा फरवरी 2027 के अंदर, जिसमें क्या होगा? जनसंख्या की गणना होगी, यानी पॉपुलेशन एम्यूनरेशन होगी। प्रथम चरण में सिर्फ और सिर्फ घरों की संख्या गिनी जाएगी, कितने आवास है और उनकी लिस्ट बनेगी। लेकिन सेकंड चरण यानी फरवरी वाले चरण के अंदर पॉपुलेशन यानी जनगणना की गणना की जाएगी। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इनमें हिमपात के कारण दोस्तों यहाँ पर हिम जो है स्नोफॉल होती है, तो यहाँ पर जो है वो गणना सितंबर के माह में आयोजित की जाएगी। इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी राज्य शामिल है। यहाँ पर जनगणना सितंबर 2026 में लॉन्च की जाएगी, यानी आयोजित करवाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हिमपात होता है तो टाइम लगेगा यहाँ पे, इसलिए जो है वो थोड़ा लेट ही शुरू करेंगे यहाँ पे जनगणना। नेक्स्ट देख लेते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है इस जनगणना से। दोस्तों जनगणना करवाना अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण है और इससे क्या कुछ निष्कर्ष निकल सकते हैं? तो पहला निष्कर्ष है जनगणना 2027 के प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक नियोजन में एक निर्णायक भूमिका निभाएगी, यानी भारत को अपनी प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने में, सामाजिक भेदभाव को मिटाने में और जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए जनगणना अपने आप में एक बहुत सारा रोल प्ले करेगी। सरकार को आइडिया हो जाएगा कि अपने इंडिया के अंदर पर्टिकुलर किस कास्ट में कितने व्यक्ति है, कैसे प्रशासन को मजबूत किया जाए, लोगों की सामाजिक सुरक्षा को कैसे महत्व दिया जाए, यानी इनमें क्या करेगी गवर्नमेंट? बहुत सारे रिफॉर्म्स करेगी। नंबर 2, डिजिटल तकनीक और जातिगत आंकड़ों को शामिल करने से यह अभ्यास अधिक समावेशी, पारदर्शी और नीति उन्मुख बनेगा। दोस्तों टेक्नोलॉजी का यूज होने के कारण जो भी नीतियाँ वगैरह बनेगी या फिर जो भी सरकारी कार्यक्रम होंगे उनमें पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी और तकनीक के कारण बेहतरीन जो नीतियाँ वो डेवलप की जा सकेगी, जिसकी पहुंच भारत के प्रत्येक नागरिक तक आसानी से हो पाएगी, जिससे शासन एवं विकास की योजनाओं को प्रभावशीलता से उल्लेखनीय सुधार की अपेक्षा है। यानी इस कारण शासन और विकास की जो योजनाएं हैं इसमें काफी सुधार देखने को मिलेगा। नंबर 3, सरकार के पास में प्रत्येक व्यक्ति का डेटा होगा और साथ साथ सरकार ट्रैक भी कर सकती है, सरकार पता लगा सकती है कि पर्टिकुलर किस सेक्शन में विकास की अधिक आवश्यकता है, तो उसके अनुसार जो है वो कार्य किया जा सकता है। तो दोस्तों आज का ये था विश्लेषण। जानकारी बस पसंद आई हो तो चैनल को लाइक जरूर करें। एक महत्वपूर्ण जो है वो जानकारी देनी है आपको और वो ये है दोस्तों, इसी YouTube चैनल के ऊपर आपको भारत का भूगोल जो है वो बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल से, और इसको जो है वो संपूर्ण टॉपिक के साथ में पूरा किया जाएगा।
वीडियो बिल्कुल निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं है। आप इसको ज़रूर विजिट करें और अपना बेसिक जो है वो मजबूत करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।